हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है जो कि आपका सितंबर में होना है। उसके लिए हम लोग अपने 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे सिलेबस में अपने एक तरीके से पढ़ चुके हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही टू द पॉइंट, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने लास्ट के 2 चैप्टर्स, जो कि हैं आपके चैप्टर 9 और चैप्टर 10। छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं। पहला है आपका एआई फ्यूचर स्किल्स एंड दूसरा है साइबर सिक्योरिटी। ये आपका 9वां चैप्टर है और ये आपका 10वां चैप्टर है। इससे फ्रेंड्स आप लोगों के लगभग 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इससे आप मान के चलिए 4 से 5 नंबर के, यानी कि टोटल देखा जाए तो 9 से 12 नंबर के अप्रॉक्स आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके एग्जाम में इस फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। आप लोगों को कुछ भी नहीं पता हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ, बस एक कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको लिखते चलिएगा। तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और हमारा ट्रिपल सी का जो सिलेबस सीरीज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग 15 अगस्त रात 8 बजे से स्टार्ट करेंगे अपनी मैराथन्स, जो कि होंगी हमारी एमसीक्यूज की मैराथन्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर स्किल्स। तो फ्यूचर स्किल्स का क्या मतलब होता है, पहले वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक सिंपल सी बात समझिएगा कि पहले जो रहता था कंप्यूटर, आज उसकी दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है कंप्यूटर की। पहले सिर्फ इतना होता था कि हम अगर एमएस ऑफिस, टाइपिंग, टैली ये सब सीख लें तो हम सस्टेन कर जाते थे, मतलब हम सरवाइव कर जाते थे। अपने जो डिजिटल जॉब्स हैं, आईटी की जॉब्स हैं, उनमें हम लोग सस्टेन कर जाते थे कंप्यूटर की जो जॉब्स हैं। बट आज के समय में जो एआई के आने से जो कंप्यूटर की दुनिया में बदलाव हुआ है, उसके लिए कुछ स्किल्स जो कि फ्यूचर में हमें हमारी जॉब को सेफ रखती हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स की जॉब्स हैं वहाँ पे हम सस्टेन कर सकें, अपने आप को मेंटेन कर सकें, अपने लिए रोजगार ढूंढ सकें, ऐसी स्किल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर स्किल्स कहते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, इसको हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल फ्यूचर स्किल्स एक वेबसाइट भी है जो कि आपकी नेस्कॉम एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से प्रोवाइड करी गई है, जहां पे आप अपनी स्किल्स के हिसाब से अपना प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, स्किल्स चूज करते हैं और टेक्नोलॉजी बदलाव के साथ साथ खुद को तैयार करते हैं, और वहां पे आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये पहले हम लोग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। तो आप लोग गूगल पे जाइएगा, गूगल पे सिंपल से यहाँ पे लिखिएगा फ्यूचर स्किल्स। ठीक है, आपको फर्स्ट लिंक जो आएगी उस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो नेस्कॉम और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और ये एक फ्यूचर स्किल्स की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखोगे एक्सप्लोर प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सपोज करते हो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना जो है स्किल्स को और शार्प करना चाहते हो, अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं इसको देखने के लिए आप एक्सप्लोर पर क्लिक कर सकते हो, और इस तरीके से आपके पास सारे कोर्सेज आ जाएंगे, जिसमें से कुछ पेड रहेंगे और कुछ आपके फ्री रहेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका फ्री है डेटा एनालिसिस का जो कोर्स है, ठीक है, जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है जो कि आप कर सकते हो, 15 घंटे का जैसे ये कोर्स है, आपको इसमें सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर स्किल्स की वेबसाइट है। तो अगेन हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड पे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपना टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे। ठीक है, आप अपना क्या करेंगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे, और टेक्नोलॉजी सर्च करने के बाद आप अपनी पसंद का काम चुनेंगे, यानी कि रोल चूज करेंगे। जैसे कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुना, आप सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, और उसके जो है स्किल्स का आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं एक बार कोर्स कंप्लीशन के बाद। ठीक है, एक बार कोर्स कंप्लीशन के बाद कैसे कर सकते हैं ये मैंने आप लोगों को अभी
दिखा दिया, ठीक है। तो फ्यूचर स्किल्स का मेन उद्देश्य है फ्यूचर प्रूफ कैरियर बनाना है, ताकि नई टेक्नोलॉजी आने पर जॉब सेफ रहे। जैसे कि आज अगर एआई आ गया है, तो अब हमें और नई क्या क्या स्किल सीखनी चाहिए, जिससे हम कंप्यूटर की जॉब्स में, आईटी की जॉब्स में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स में अपने आप को, अपना फ्यूचर सेव कर चुके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप इसका हिंदी में मतलब देखोगे, तो थिंग्स का इंटरनेट, थिंग्स मतलब चीजों का इंटरनेट, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम कहते हैं आईओटी भी बोलते हैं, इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप इसको सिंपल सी भाषा में समझिएगा, जैसे आपके घर में जो डिवाइसेस होती है, डिवाइसेस यानी कि आपका एसी हो गया, टोस्टर हो गया, कार हो गया, हीटर हो गया, ठीक है। ये जो सारी चीजें आपकी होती हैं, उनको इंटरनेट से जोड़ना ही क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, आपका जो है एक एसी है जो कि आईओटी इनेबल्ड है, आईओटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब उस एसी को आप क्या कर सकते हो, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर आप उसको रिमोट से कैसे कंट्रोल कर सकते हो, सपोज आप क्या करते हैं कि आप ऑफिस से आते हैं, आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, बीच रास्ते में आपने कहा कि बहुत गर्मी होगी, तो मैं अपना मोबाइल से ही अपना एसी रूम का ऑन कर देता हूँ। तो आपने वहाँ से रूम का एसी ऑन किया, ठीक है, और आपने उसको 24 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करने को बोला। अब इसमें पहला स्टेप क्या आता है, सेंसर। सेंसर्स क्या होते हैं, जो आपके एसी या जो डिवाइस होती है उसमें लगे होते हैं। उसका काम क्या है, आसपास के वातावरण को समझना, यानी कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर देखेगा कि रूम का टेम्परेचर तो अभी 34 डिग्री हो रखा है, तो वो क्या करेगा, उसको कंप्रेसर की स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, कितना चलाना है, कितना नहीं चलाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो अपने आप करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर 24 डिग्री हुआ, ठीक है, उसने सेंस कर लिया, सेंसर्स ने आपका टेम्परेचर 24 डिग्री हुआ, ठीक है, उसने क्या किया, डेटा को क्लाउड पर भेज दिया। जैसे ही डेटा क्लाउड पर भेजा, उस डेटा को प्रोसेस किया, और आपके मोबाइल पे एक जो है, जो आपका यूजर इंटरफेस है, जहाँ पे आप देखोगे मोबाइल पर आपको अलार्म या कुछ भी एक बेल या जो कोई एक इंडिकेशन मिल गया कि आपके रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री हो चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या है ना फ्रेंड्स, ये इस तरीके की चीजें हैं कि आपने जो अपने घर का एसी है उसको इंटरनेट से जोड़ दिया, आपने वाईफाई के थ्रू आपने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, तो इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि हमने इसका एडवांटेज देखा कि टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, उसने ऑटोमेटिकली कंप्रेसर की स्पीड, कंप्रेसर क्या कम करना है, ज़्यादा करना है, टेम्परेचर का देख के, टेम्परेचर सेंस करके अपने हिसाब से इसने सारी चीज़ें कर ली। रिड्यूस वेस्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल कभी आप ऑफिस जल्दीबाजी में निकल गए और आपने एसी बंद करना भूल गए। जब आप एसी बंद करना भूल गए, तो आपको याद आया, तो आपने अपनी गाड़ी से ही, कार में बैठे बैठे ही या ऑफिस में बैठे बैठे ही घर का एसी बंद कर दिया। तो इससे क्या होगी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। इससे क्या होगी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसको सिंपल सा याद करने का तरीका है, सेंसर्स, कनेक्ट, डेटा, यूजर। सेंसर सेंस करेगा, कनेक्टिविटी के थ्रू डेटा भेजेगा, उस डेटा को प्रोसेस होगा, फिर वो जो डेटा प्रोसेस डेटा होगा वो आपको यूजर को दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को इंटरनेट से जोड़ना ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। चलिए, बिग डेटा एनालिटिक्स, अब इसका क्या मतलब है? बिग डेटा एनालिटिक्स, ये हम सारी जो है ये फ्यूचर स्किल्स हैं, इनके ये सारी बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बिग डेटा का, बिग का मतलब क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना। क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा, ठीक है ना। तो बहुत सारा डेटा, एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, एनालिसिस, मतलब बहुत सारे डेटा की एनालिसिस करना। अब आप एक एग्जाम्पल कंसीडर करो कि यूट्यूब है, ठीक है। अब यूट्यूब पे आप देखते हो डेली लाखों करोड़ों वीडियोस अपलोड हो रही हैं, लाखों करोड़ों कमेंट्स आ रहे हैं, टेक्स्ट टाइप का डेटा भी है, इमेजेस भी अपलोड हो रही हैं, पोस्ट भी अपलोड हो रहे हैं। तो बहुत सारा डेटा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अब उस डेटा को एनालिसिस करना ही बिग डेटा एनालिसिस कहलाता है। मतलब जहाँ भी बहुत बड़ा डेटा हो और कॉम्प्लेक्स डेटा हो, उसको कलेक्ट करके एनालाइज करना ही बिग डेटा एनालिटिक्स कहलाता है, ठीक है। बिजनेस डिसीजन लेने में मदद करता है। अच्छा, इसके जो 3 वीज होते हैं, इसके जो 3 वीज होते हैं, इनको याद रखिएगा।
पहला वी होता है वेलोसिटी यानी कि रफ्तार, मतलब बहुत तेज स्पीड से डेटा क्रिएट होना। अब आप देखोगे यूट्यूब पे कितनी तेजी से डेटा क्रिएट होता है, कितने लोग एक टाइम पे लाइक बटन पे क्लिक कर रहे होंगे, कितने लोग एक टाइम पे कमेंट डाल रहे होंगे, कितने लोग एक टाइम पे वीडियो डाल रहे होंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी बहुत तेजी से डेटा क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरा वी है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या, बहुत ज्यादा मात्रा, क्वांटिटी, मतलब डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है ना, ह्यूज वॉल्यूम जनरेटेड होता है। आप देखो 4K में वीडियोस होती हैं, ठीक है, जो जो कि जीबीज में होती है ना, तो बहुत ज्यादा डेटा का साइज होता है। एक लास्ट होता है वैरायटी। वैरायटी का मतलब अलग अलग टाइप का डेटा होता है। देखो आपके पास, आप लोग इमेज भी डालते हो पोस्ट के थ्रू, आप लोग वीडियो भी डालते हो, आप लोग टेक्स्ट कमेंट भी करते हो, आप लोग लाइक भी करते हो, तो अलग अलग टाइप का डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, फोटोज होती हैं, ईमेल्स होती हैं। यूट्यूब का एक मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर आती है, 3 V's के होती है, मतलब आपका वेलोसिटी, वॉल्यूम और वैरायटी, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, हेल्थ केयर में आप देखोगे कि जो आपकी प्रीवियस डिटेल्स हैं, प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री, उसके बेसिस पे ही आप लोग एनालिसिस कर सकते हो कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है या इसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट की, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि आपके पासवर्ड, आईडी सारे को सेव रहते हैं। कितने सारे कस्टमर्स होंगे, उसके बाद भी अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको ट्राई करता है आपके लॉगिन पासवर्ड, एटीएम पिन को यूज़ करने का, एटीएम पिन का यूज़ करने का, तो वहाँ पे भी आपको फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प होता है। कितना सारा डेटा वहाँ पे होता होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब है कि बहुत बड़े डेटा, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का एनालिसिस करना, उसको हम बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ओके, चलिए। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि अगर किसी भी, पहले एक छोटी चीज समझते हैं, अगर आप लोगों को कोई गाना स्टोर करने थे, सॉन्ग्स या फोटोज या इमेजेस, तो पहले आप लोग क्या करते थे, पहले आप लोग पेन ड्राइव लेते थे ना, आप लोग पेन ड्राइव लेते थे, ठीक है। मेमोरी कार्ड्स आते थे, क्या आते थे, मेमोरी कार्ड्स आते थे, ठीक है। आज के समय पे क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली सेव कर लेते हो सॉन्ग्स को, आप यूट्यूब में डाउनलोड्स पे सेव कर लेते हो। आप लोग जो गूगल ड्राइव्स होती हैं, गूगल ड्राइव्स जो होती हैं, ठीक है ना, वहां पे जाके सेव कर लेते हो। वन ड्राइव्स में डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया कि आपने अब जो फिजिकल आपकी डिवाइसेस होती थी, उसको छोड़ के आपने स्टोरेज को किराए पर ले लिया, उसी को हम कहते हैं इंटरनेट के जरिए, तो उसी को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। एक चीज और समझिएगा, पहले क्या होता था, जब सर्वर एप्लीकेशन जो चलती थी, सर्वर जो होते थे, उनके लिए बहुत बड़े बड़े सीपीयू यूज होते थे, जिनके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी, उनको कूलिंग रखने के लिए एसी यूज किए जाते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, अब हमारे पास क्लाउड आ गया। क्लाउड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें जितना यूज करना है उतना हमने ले लिया, और हमें उतना ही पैसा देना है, ज़्यादा पैसा नहीं देना, जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमें पैसा देना है। तो यानी कि अगर हमने पेन ड्राइव एक बार ले ली, तो एक बार ले ली, पूरे पैसे हमें देने पड़ेंगे। इसमें क्या है, जितना यूजेज उतना पैसा, ठीक है। तो इंटरनेट के जरिए स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर किराए पर लेना, ठीक है। उसके बाद नो नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर, हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं है, इससे पैसे की बचत होती है, ठीक है। अब जो आपके जो क्लाउड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है कि जो एक थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज किया जाता है, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, आपका वन ड्राइव हो गया, मतलब मल्टीपल यूजर्स के लिए होता है। आप मतलब बहुत सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं, गूगल ड्राइव को भी यूज कर सकते हैं, वन ड्राइव को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो केवल एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, सिंगल कंपनी के लिए होता है, उसका एक नेटवर्क प्राइवेट होता है, ठीक है ना, उसको और कोई यूज नहीं कर पाएगा, ठीक। अच्छा, तीसरा होता है हाइब्रिड क्लाउड, जिस जो कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक क्लाउड का, पब्लिक क्लाउड का प्लस आपके प्राइवेट क्लाउड का, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग कि मान के चलिए एक स्कूल है। अब स्कूल में जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, स्टूडेंट के अगर जो नोट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल नोट्स हैं या स्टडी मटेरियल, वो हमने कहाँ रख दिए, पब्लिक क्लाउड पे रख दिए। कहाँ रख दिए, पब्लिक क्लाउड पे रख दिए। लेकिन जो स्टूडेंट की हमारे पास क्या है,
सपोज फीस इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सपोज फीस इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या फिर और कोई इंपॉर्टेंट डिटेल है, तो उसको हम लोग क्या है हर किसी को नहीं शो कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, तो ये कहलाता है हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। तो सेल्फ सर्विस, रैपिड इलास्टिसिटी, जरूरत के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं, साइज बढ़ाना घटाना, ठीक है, ये सारी चीजें क्लाउड के मेन फीचर्स हैं, मतलब जितना हमें यूज करना है उतने का हम पैसा देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने सुना होगा AWS के बारे में, अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो कि S3 स्टोरेज प्रोवाइड करता है, और आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर होता है आपके पास, है ना। गूगल का क्या होता है आपके पास, गूगल का होता है आपके पास GCP। तो ये सारे क्लाउड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं वो 3 टाइप से प्रोवाइड करी जाती हैं, इसको एक हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास, आपको पिज्जा खाना है, ठीक है, अब आपको पिज्जा खाना है, अब आपको क्या हुआ, आपने किचन ले ली, किचन में बस स्टोव रखा हुआ है, और आपका थोड़ा बहुत उसको बनाने के लिए जैसे जो अभी आपके यूटेंसिल्स रिक्वायर्ड है वो रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास अभी वेजीज नहीं है, आपके पास उसका वेज बेस नहीं है, सॉसेज नहीं है, ठीक है ना, आपको केवल ये सारी चीजें बाहर से लानी पड़ेंगी, आपको केवल स्टोव दे दिया गया, लाइटर दे दिया गया, ठीक है, जो भी नीडेड यूटेंसिल्स हैं वो दे दिए गए, और आपको एक किचन दे दी गई, मतलब आपको केवल इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया, हार्डवेयर दे दिया गया। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर की भाषा में बोले तो IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसमें क्या होता है, आपको VM दे दी जाती है, यानी कि वर्चुअल मशीन दे दी जाती है, वर्चुअल मशीन दे दी जाती है। अब इसमें क्या है, आपको सॉफ्टवेयर खुद करना पड़ेंगे, इसको सॉफ्टवेयर आपको खुद ही डाउनलोड करना पड़ेंगे या खुद ही इंस्टॉल करना पड़ेंगे, आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी इसमें IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। हार्डवेयर सर्वर्स किराए पर लेना, बेसिक वर्चुअल कंप्यूटर्स है, जैसे कि बैकअप हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, ठीक। अच्छा, दूसरा होता है आपका पास, ठीक है, पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब पिज्जा के एग्जांपल में समझिए, अभी आप लोगों को क्या मिला हुआ था, किचन मिला हुआ था, एक गैस स्टोव मिला हुआ था, सिलेंडर और लाइटर मिला हुआ था, या जो भी नीडेड यूटेंसिल्स थे वो मिले हुए थे। अब आपको बेस भी दे दिया गया पिज्जा का रेडीमेड, सॉसेस भी दे दिए गए, और आपको वेजीज भी दे दी गई। अब आपको क्या करना है, असेंबल करना है और अपना पिज्जा बना लेना है। सेम इसी तरीके से डेवलपर्स को सारे इसमें और सॉफ्टवेयर्स वगैरह दे दिए गए, उसको केवल ऐप बनाना है उनको असेंबल करके, ठीक है। तो डेवलपर्स के लिए ऐप बनाने का प्लेटफॉर्म देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पास, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जैसे कि ब्लूमेक्स, क्लाउड भी, सेल्सफोर्स के एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं सास, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अब अगेन अपन पिज्जा के एग्जांपल पे चलते हैं। अब आपने क्या किया कि आपको अब कुछ भी नहीं करना, तो आपने क्या किया, डोमिनोज खोला, उससे ऑर्डर करके मंगा लिया, ठीक है, आपको ना वेजीज असेंबल करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, मतलब रेडीमेड आपको मिल गया। तो सेम तरीके से यही होता है कि जो आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंटरनेट से यूज करना, जिसके लिए कोई इंस्टॉलेशन नीडेड नहीं होती है, उसको हम क्या किस में लेते हैं, सास में लेते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में लेते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, जिसमें आपका PPT, पावर पॉइंट आ जाता है, वर्ड आ जाता है, ठीक है ना, ये सारे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360 डिग्री हो गया, आपका ओरेकल CRM हो गया, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, मेमोरी ट्रिक क्या याद करने की, IaaS मतलब हार्डवेयर, PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, डेवलपर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड यूजर सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, तो ये 3 टाइप की सर्विसेज होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्चुअल रियलिटी वर्सेस 3D प्रिंटिंग क्या होती है। अच्छा, अब ये देखिए, आप वर्चुअल रियलिटी, आप अगर कभी 3D मूवी देखने गए हो थिएटर में, या फिर आप गेमिंग जोन में गए हो, तो आपको इस तरीके की डिवाइस लगा दी जाती है। इससे क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेस में हो, मतलब, है ना, 3D आपको दुनिया नजर आती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। अब इसमें क्या लगता है, यूजर को लगता है कि वह असल दुनिया में है, ठीक है। टूल्स कौन कौन से होते हैं, हेडसेट होते हैं, निकेट होते हैं, प्ले स्टेशन मूव होते हैं ना, जैसे आपको गेमिंग में दिख जाएंगे, हेल्थ केयर में जो वर्चुअल मॉडल्स होते हैं उनको देखने के लिए आप लोग देख सकते हो, एजुकेशन में यूज होते हैं, ठीक है। 3D प्रिंटिंग में क्या है, जैसे अभी आपके घर में या प्रिंटर होगा, तो आप जब उस पर कमांड देते हो तो पेपर पे 2D प्रिंट आता है,
ठीक है? लेकिन 3D प्रिंटर क्या होता है, उस जब आप उसको कमांड देते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके लेयर वाइज़ लेयर स्पेस में यानी कि एयर में वो एक 3D लेआउट बना देता है उस चीज़ की, ठीक है? ये किससे डिज़ाइन होता है? कैड, आपने सुना होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसका इस्तेमाल करके ये यूज़ होता है, जो कि लेयर बाय रियल असल ऑब्जेक्ट बना देता है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट बना देता है। क्या कर देता है? रियल ऑब्जेक्ट बना देता है। इसका जो फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है, वो एसटीएल होता है, स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज, और जिसका यूजेस है, जैसे आपने कभी आप लोग डेंटल के पास गए हो, डेंटिस्ट के पास, तो डेंटल प्रोडक्ट्स, टीथ टूथ वगैरह रखे होते हैं 3D, है ना? आर्किटेक्चरल मॉडल्स, कभी अगर आप लोग किसी आर्किटेक्चर के पास अपने घर का नक्शा वगैरह बनवाने के लिए गए होंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे जो बिल्डिंग्स रखी रहती है, छोटे-छोटे मॉडल्स रखे रहते हैं, तो वो 3D प्रिंटिंग का ही एग्ज़ाम्पल है। अब इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है आपका मटेरियल यूज़ होता है। अगर आपको कोई भी जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें आपके मटेरियल यूज़ होंगे, लेयर बाय लेयर वो मटेरियल यूज़ होगा, इसलिए हमने कुछ अलग से ऐड किया, इसलिए इसको कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मटेरियल ऐड करके ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो देखो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा मशीन जिसको इस तरीके से ट्रेंड किया गया हो, जो ह्यूमन की तरह काम करे। अगर हम इंग्लिश में कहें तो अ सॉफ्टवेयर और अ मशीन व्हिच इज ट्रेन्ड लाइक दैट द इट मिमिक्स द ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की तरह वो बिहेव करे, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बूम पे है। आप लोगों ने कंप्यूटर की दुनिया में इसने बिल्कुल तहलका मचा रखा है, ठीक है? तो मशीनों को इंसानों की तरह सोचना, काम करना सिखाना, एग्जाम्पल हो गया आईबीएम वॉटसन ऑटोनोमस व्हीकल्स, यानी कि आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी देखी होंगी। वीक एआई, अच्छा वीक एआई का क्या मतलब है? कि वीक का मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। दो टाइप के एआई होते हैं, वीक एआई और स्ट्रांग एआई। वीक एआई का मतलब है कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क उसको बता दिया गया, अब वो केवल वही करेगा, ठीक है, दूसरा काम नहीं करेगा। जैसे आपके पास अमेजोन का एलेक्सा होता है। अब अमेजोन के एलेक्सा का क्या काम है? आप कहते हो गाना बजा दो, गाना पॉज कर दो, ये सारी चीजें। अगर आप उससे बोलोगे कि मेरा होमवर्क करवा दो, तो वो नहीं करवा पाएगा, ठीक है? मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वीक। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वीक। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एआई है वो क्या करता है? वो मल्टी फंक्शन होता है, मतलब इसमें क्या करता है? वो अपना दिमाग लगता है, कुछ एनालिसिस करता है, कुछ इंटरप्रिटेट करता है, ठीक है? तो इंसानों जैसा दिमाग जैसे हम यूज करते हैं, वैसे वो यूज करता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, सब सामने कोई आ जाए तो ब्रेक लगाना, ड्राइवर जो आपका ब्रेकर आ जाए उस पे ब्रेक लगाना, कब स्पीड को बढ़ाना, कब इस गेट को अनलॉक करना, तो ये सारी चीजें मतलब वो खुद से कंट्रोल कर रहा है, खुद से दिमाग लगा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं, ठीक है ना? हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स जो होते हैं, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके स्ट्रॉन्ग एआई में है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आरपीए वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या डिफरेंस होता है? देखो, आरपीए का मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर या मशीन जिसको हम क्या करते हैं? कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, अब वो इसी इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, वो अपने से कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो अपने से थिंकिंग नहीं करता, अपने से इंटरप्रेट नहीं करता ज़्यादा चीज़ों को, जो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए उसके बेसिस पे ही वो काम करता है, और जो रिपीटेटिव काम होता है वही वो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में पैसे आने पर बैंक को हमेशा एक मैसेज देना होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीज फलाना फलाना, ठीक है, एक्स एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज, ठीक है। अब क्या होता है? ये रिपीटेटिव काम है, जब भी अमाउंट का पैसा आएगा ये होगा, जब डिडक्ट होगा तो डिडक्ट का मैसेज आएगा। उधर कोई टाइप करके बैंक का एम्प्लॉय आपको नहीं भेजता, तो इसको क्या बोलते हैं? आरपीए वर्क बोलते हैं, यानी कि रिपीटेटिंग, है ना, बोरिंग काम को ऑटोमेट करता है। इसमें फिजिकल रोबोट नहीं होता, सिर्फ सॉफ्टवेयर रोबोट होता है, जो कि इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो रूल बेस्ड दिए गए निर्देशों का पालन करता है, कोई भी प्रोग्रामिंग की इसमें नीड नहीं होती। तो आई होप आपको आरपीए समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आपने देखा होगा जेन एआई आया हुआ है, चैट जीपीटी आया हुआ है, जेमिनी आया हुआ है, परप्लेक्सिटी आया हुआ है। आप देखोगे कि जो आप पूछते हो वो उस चीज को इंटरप्रेट करता है, थिंकिंग करता है, देन आपको आंसर देता है। मतलब
मतलब इंसानों की तरह सोचता है पूरा, है ना? डेटा से सीखता है, जो आप डेटा देते जाते हो वो उससे सीखता जाता है। लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी बढ़ जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आरपीए रिपीटेटिव काम होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं वो केवल उसी के बेसिस पर काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद का दिमाग यूज करता है और खुद चीज़ों को समझता है, इंटरप्रेट करता है चीज़ों को और देन उसका आंसर क्रिएट करता है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ये सोच लेता है, ठीक है? अच्छा, बिजनेस बेनिफिट क्या है आरपीए का? कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, कोई गलती नहीं है, फास्ट भी है। क्यों? क्योंकि केवल इसको एक ही काम करना है, इसको इंस्ट्रक्शन दे दी गए है, वही काम करना है। इसको नहीं करना है कि कम 10 चीज़ें, अभी आप कह रहे हो कि मुझे साइंस के बारे में बताओ, थोड़ी देर में आप आते हो, आप कहते हो मुझे ट्रिपल सी के बारे में बता दो। तो ये क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हेल्प करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे हो जाती है, बट यहाँ पे नहीं हो पाती है आपके आरपीए में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फ्यूचर स्किल की बात करते हैं, विच इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अब इसको दो पार्टों में आप डिवाइड करो। ब्लॉक का क्या मतलब होता है? डिब्बा, दिस इज ब्लॉक। चेन का मतलब क्या होता है? जंजीर। क्या होता है? जंजीर। यानी कि जंजीर से बंधे हुए डिब्बे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन। अच्छा, अब इसमें क्या रहता है? आपका डेटा रहता है, ठीक है ना? इन जो डिब्बों में डेटा रहता है। अब ये जो डेटा है वो कभी टूटता नहीं है। कैसा? अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम लोग इसको हम समझते हैं एक लाइव एग्जाम्पल। जैसे सपोज आप किसी मकान की रजिस्ट्री कराने गए, आप अपने ऑफिस में गए या लेखपाल के पास गए, उसने आपको रजिस्ट्री बना के दे दी, आप लोग आ गए। अब उसी के पास सिर्फ आपकी रजिस्ट्री है या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो है, ठीक है। अब कोई दूसरा आदमी गया, उसने उसको पैसा दिया और उसने उस रजिस्ट्री को फाड़ दिया या कुछ गलत कर दिया, दूसरे को आपका जो है प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करवा दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका डेटा ब्रीच हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रहता है इन सब चीज़ों में? अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर मैंने उस रजिस्ट्री का जब मैंने कराया तो मैंने गांव के 100 घरों में सेम पर्चा दे दिया, तो अगर वो एक जगह से फट भी जाएगा बट बाकी 99 जगह तो रहेगा, या 10 जगह से भी फट जाएगा तो 90 जगह रहेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से काम होता है ब्लॉकचेन में, ठीक है ना। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेजेस हैं इसके कि इनक्रिप्टेड रहता है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है जो डेटा है वो आपका कोड के फॉर्म में रहता है, आप उसको पढ़ नहीं सकते, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता वो। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस रहता है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स में वो डेटा रहेगा, किसी एक कंप्यूटर सर्वर पे नहीं रहेगा वो डेटा, इसलिए आपकी उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ट्रांजैक्शन सीधा इंटरनेट पर होते हैं बिना किसी बैंक या थर्ड पार्टी के। जैसे आप गूगल पे या किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट करते हो तो वो बैंक के थ्रू होते हैं। यहाँ सीधे बिना किसी बैंक के थर्ड पार्टी के डायरेक्ट यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन होते हैं, पर्सन टू पर्सन। इम्यूटेबल है, कहने का मतलब एक बार जो डेटा आ गया उसको कोई बदल या मिटा नहीं सकता, यानी कि फ्रॉड प्रूफ है। कहने का मतलब आपने सपोज करो किसी को 500 रुपए भेजे, आपने 500 रुपए डाले, आपने भेज दिए, बीच में किसी हैकर ने उसको हैक कर लिया और 500 की जगह क्या कर दिया? 5000 कर दिया, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? आपका जो पैसा है वो ज्यादा डेबिट हो जाएगा, मतलब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए इम्यूटेबिलिटी की गारंटी भी देता है कि डेटा एक बार आ गया तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई नया ब्लॉक मुझे ऐड करना है, तो मेजॉरिटी ब्लॉक्स की मुझे क्या चाहिए होती है? सहमति चाहिए होती है, यानी कि कंसेंसस चाहिए होता है, ठीक है? तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक फ्यूचर स्किल टेक्नोलॉजी है। तो हमने कौन-कौन सी फ्यूचर स्किल्स पढ़ी? ब्लॉकचेन पढ़ लिया, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लिया, हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ लिया, हमने वर्चुअल रियलिटी 3D प्रिंटिंग पढ़ लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लिया, बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ लिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स बात ये आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये तो आज के समय में मुझे लगता है हर व्यक्ति यूज कर रहा है। अगर आज आप सोशल मीडिया देखोगे तो लगभग हर घर में मोबाइल है, ठीक है ना। तो इंटरनेट के जरिए जो आप अपने आइडियाज, थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशंस, जो भी आपका ज्ञान है, जो आपकी लर्निंग है, वो शेयर करते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है। जैसे आपका फेसबुक हो गया, मुझे लगता है हर किसी का आज यहाँ पे अकाउंट होगा, ठीक है। पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है, प्रोफाइल बनाते हो, फोटो वीडियोस डालते हो, शेयर करते हो। ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, ठीक है। इसको माइक्रो ब्लॉगिंग, हमने अभी लास्ट चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। छोटे पोस्ट जिन्हें ट्वीट्स कहते हैं, ठीक है ना। स्मॉल टेक्स्ट आप लोग लिखते हो। पिंटरेस्ट सोशल क्यूरेशन वेबसाइट है, इमेज फोटो शेयर और कैटेगराइज शेयर करने के लिए होती हैं, ठीक है ना। लिंक्डइन, जहाँ पे आप अपने
जॉब से रिलेटेड या अपने जो प्रोफेशनल कनेक्शंस हो वो बनाते हो। क्या करते हो? प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाते हो, ठीक है ना? जो अपना प्रोफेशनल कनेक्शन है, प्रोफेशनल नेटवर्क है, उसको बढ़ाते हो, तो इसको हम बिजनेस कम्युनिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, जितना इंटरनेट जिस तरीके से आया है उसी तरीके से एक और चीज का रिस्क बढ़ गया है, वो है आपकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि फ्रॉड, क्योंकि आज आप देखते हो बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा आप, CIA, साइबर सिक्योरिटी का CIA, क्या याद रखोगे? CIA, जिसका क्या मतलब होता है? CIA का क्या मतलब होता है? CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है? ये तीनों चीजों को हम लोग समझेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? सपोज करो आप लोग एटीएम पे गए पैसे निकालने के लिए, आपने एटीएम पिन डाला, अगर आपने एटीएम पिन सही डाला तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि आपका ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ऑथराइजेशन हो रहा है, ठीक है ना? सिर्फ ऑथराइज लोग ही डेटा देख सकते हैं, मतलब सिर्फ आप जो ऑथराइज हो, जिसको पिन पता है, वही पैसा निकाल पाएगा, दूसरा कोई नहीं निकाल पाएगा, ठीक है? तो कॉन्फिडेंशियल है, दूसरे लोगों से कॉन्फिडेंशियल है, हर कोई नहीं देख पाएगा। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब है जब जरूरत हो तब मिल जाए। आप रात को 12 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, एटीएम में पैसा होगा, आपको एटीएम से पैसा मिल जाएगा। तो जब जरूरत हो डेटा हमेशा उपलब्ध रहेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमेशा काम करेंगे। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है वो असली है और रास्ते में उसको किसी ने चेंज नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कहीं 500 रुपये भेज रहे हो, डेटा को किसी ने हैक कर लिया, आपका साथ 500 की जगह 5,000 कर लिया, तो आपके साथ क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है ना? तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपका इंटीग्रिटी मेंटेन करती है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, CIA से, सी का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो आपका पीसी है, यानी कि जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, क्या होता है? जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है और आपका जो स्मार्टफोन होता है, यानी कि जो आपका मोबाइल होता है, उसको आप कैसे सिक्योर करो, कैसे फ्रॉड से बचा सकते हो? फायरवॉल इंस्टॉल करो। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, फायरवॉल काम करता है आपकी सिक्योरिटी गार्ड के जैसा, जैसे कि आप बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हो। इंटरनेट से कोई भी चीज आएगी तो उसको ये चेक करेगा, अगर कोई भी अनऑथराइज्ड है, अनवांटेड है, तो उसको ब्लॉक्स कर देगा ये, ठीक है? तो फायरवॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। विंडोज अपडेट, जो भी आपके विंडोज पे अपडेट आ रहे हैं उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी जो पैचेस हैं वो इंस्टॉल होते रहें, आपकी सिक्योरिटी बेटर रहे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देखते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में कुछ वैक्सीन्स लगती हैं, अगर आपके अंदर कोई वायरस होगा तो उसको वो किल कर देंगे, आपकी बॉडी को हार्म नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हम वैक्सीन कह सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? वायरस, वायरस मतलब जो कि आपके एप्लीकेशंस में आ जाते हैं, फिर वो फाइल्स को डिलीट करते हैं, फाइल्स को करप्ट कर देते हैं, विंडो को करप्ट कर देते हैं। की लॉगर्स, की लॉगर्स का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, फिर जो भी की आप प्रेस करोगे उसको वो क्या कर लेते हैं? लॉक कर लेते हैं। ट्रोजन्स, ट्रोजन्स मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाते हैं, बाहर से देखने में एकदम बिल्कुल रियल लगते हैं, बट जैसे ही आपके इंस्टॉल होते हैं सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में, तो वो अंदर से सारी जो आपकी फाइल्स हैं उनको रीड करना, उनको स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों से हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बचाता है। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हमेशा, अगर आप किसी भी उसका पासवर्ड रख रहे हो फाइल का या अपने सिस्टम का, तो नॉर्मल पासवर्ड आपको नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने रख दिया XYZ@123, ऐसे नहीं रखना चाहिए आपको पासवर्ड। हमेशा ऑलवेज आपको क्या करना चाहिए? नंबर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लेटर्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का, मतलब इस तरीके से आपको रखना चाहिए, उसमें सारी चीजें हों। ये भी आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है, इसलिए मैंने बोला ऐसा भी नहीं रखना चाहिए। आपको एटलीस्ट कुछ ऐसा रखना चाहिए जिसमें बहुत सारी चीजें, 1 2 3 ये जो सिक्वेंस है, सिक्वेंस में नहीं रखना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर करें? स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, यानी कि जो आपका फिंगरप्रिंट है या पिन है वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होना चाहिए जो गैस ना कर पाए। अगर आप सीधा रख दे तो 1 2 3 तो हर कोई गैस कर लेगा, 4 5 6, ठीक है ना? तो ऐसा रखो जो आपका यूनिक हो।
जियो टैगिंग, जियो टैगिंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, जो आपकी फ़ोटोज़ होती हैं अगर आप उनके साथ शेयर करते हो किसी के साथ, तो आपकी लोकेशन भी शेयर हो जाती है, तो जिससे आपका क्या है, तो कोई भी आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकता है। तो जियो टैगिंग को ऑफ करना चाहिए, फ़ोटोज़ के साथ लोकेशन सेव होने से रोकना चाहिए। इंटरनेट ब्राउज़िंग, जब भी आप इंटरनेट ब्राउज़िंग करते हो तो आपको इस एस का बहुत ध्यान रखना है। इस एस का मतलब होता है सिक्योर, क्या होता है? सिक्योर। जो भी एचटीटीपीएस होता है इसका मतलब होता है सिक्योर। यहाँ पे कभी भी आपको जो बिना एचटीटीपीएस, जो बिना एस के है, एचटीटीपी पे आपको कभी भी अपने बैंकिंग के आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए। और प्ले स्टोर या अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो ऐप स्टोर से आप लोग जो अपने ऐप्स हैं उनके लेटेस्ट वर्जन रखिए, ताकि उसमें सिक्योरिटी पैचेस हमेशा इम्प्रूव हो सके। चलिए, अब फ्रेंड्स जो हम लोगों ने अभी तक पूरा पढ़ा, जैसे कि हम हर चैप्टर में करते हैं, उसको थोड़ा सा जो मेन मेन पॉइंट है उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आईओटी क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि फिजिकल नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है? आपके जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरनेट से जोड़ना, ठीक है? तो आपको क्या हो गया? आईओटी हो गया। बिग डेटा, बहुत सारे डेटा, मतलब बहुत बड़ा डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का एनालिसिस करना, उसको हम बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया वॉल्यूम, इसके 3 वीज याद रखिएगा, 3 वीज याद रखिएगा, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, ठीक है? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एक और फ्यूचर स्किल्स जो कि 3 सर्विस देता है। आईएएस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पीडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एसडब्ल्यूएस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है? इंटरनेट पे स्टोरेज एंड सर्विसेज के लिए यूज होता है। वर्चुअल रियलिटी, इमर्सिव 3D, जो कि हम लोगों ने देखा, कंप्यूटर की 3D दुनिया महसूस करना। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थिंकिंग मशीन्स, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर या मशीन्स जो ऐसे ट्रेंड किया जाए कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करें, इंसानों की तरह सोचना सीखना और काम करना स्टार्ट करें या काम करते हैं, इस तरीके से उनको ट्रेंड किया जाता है। आरपीए यानी कि सॉफ्टवेयर रोबोट, जो कि रिपीटेटिव काम के लिए रहता है, रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करता है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन मतलब डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, मतलब आपने एक जगह किसी चीज को नहीं रखा है, बहुत सारी चीजों को रखा है, जिससे आपकी डेटा की प्राइवेसी होती है। बिना बैंक के सिक्योर ट्रांजेक्शन। 3D प्रिंटिंग यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आपकी लेयर टू लेयर मटेरियल की यूज होती हैं उसको 3D में बनाने के लिए, ठीक है? कैड फाइल आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैड फाइल से, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये था अपना लास्ट चैप्टर, और फाइनली हम लोगों ने अपने ट्रिपल सी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अब जो है हम लोगों को पढ़ना है अपनी महामैराथन्स, यानी कि 15 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 15 अगस्त रात 8 बजे से डेली महामैराथन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज की डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये पूरे 10 चैप्टर नहीं देखे हैं तो एक बार तो आप सेकंड, मतलब 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, ताकि आपको मैराथन्स और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ पड़ी हुई हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब अपन 15 अगस्त को रात 8 बजे मैराथन्स की क्लास में। उसके पहले एक मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आऊँगा, उसमें भी आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा कि कैसे आपको पढ़ना है। बाकी आप लोग अगर अब वीडियो नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग उसमें सारी वीडियोस देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।